गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंसाइटफुल योर्स। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जरूर देखिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी। और अब हम आज के वीडियो के बारे में बात करेंगे। हाँ, मैंने काफी समय बाद अब वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बट आई होप कि आपको मेरी ये आज की वीडियो भी पसंद आएगी। जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसी लग रही है आपको वीडियोस और मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ आप सभी के लिए। और इससे पहले कि मैं एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में बात करूं, मैं पहले अपने चैनल के बारे में जरा सा आपको बता दूं। अगर आप नए हैं, इंसाइटफुली योर्स एक ऐसा चैनल है जिसकी कोशिश ये है कि कॉमर्स डोमेन जो है, कॉमर्स स्ट्रीम, उसके जो सब्जेक्ट्स रहते हैं उनकी एक ब्रीफ वे में, एक कंसाइज और कम्पैक्ट वे में आपको कोई भी टॉपिक हो उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मैं प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ मैंने ये चैनल बनाया। और अब बात कर लेते हैं आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में। एनवायरमेंटल स्टडीज ही क्यों चुना मैंने आज? आपने मेरे अगर पहले के वीडियोस अगर देखे हैं तो अकाउंटिंग जो है वो ज्यादा फोकस में रहा है, तो फिर आज ये चेंज की। वेल, मैंने अकाउंट्स काफी बात कर ली है और वेल आगे भी करता ही रहूंगा कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड जो भी बातें हैं। बट अब मैंने एनवायरमेंटल स्टडीज इसीलिए चुना है आज क्योंकि मैंने ये देखा है, और इनफैक्ट देखा ही नहीं है, मैं ऑब्जर्व ही नहीं करता आ रहा हूँ, बट आई वुड से मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, मैंने खुद भी ऐसा किया है कि एनवायरमेंटल स्टडीज एज अ सब्जेक्ट वी गेट वेरी लैक्स अबाउट इट। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं, उसे एक पासिंग सब्जेक्ट के तौर पे ही देख लेते हैं, उसमें बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाते हैं, बस ऊपर ऊपर से पढ़कर बस मेमोराइज कर लेते हैं, मतलब समझने की कोशिश हम नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से ये बात सही नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एनवायरमेंटल स्टडीज जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम थोड़ा डीप अगर जाएं तो इट वुड हेल्प अस नॉट ओनली इन गेटिंग गुड ग्रेड्स बट इन टर्न बिकमिंग बेटर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंटल स्टडीज अगर हम पढ़ रहे हैं और हम एनवायरमेंट के बारे में जान रहे हैं, उसे कैसे बेहतर प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, ये अगर हम समझ पा रहे हैं, दैट वुड मीन कि हम बेटर सिटीजन्स बन पाएंगे, बेटर ह्यूमन बींग्स बन पाएंगे, बेटर बेटर ह्यूमंस बनकर हम एक बेटर लाइफ की ओर अग्रसर हो पाएंगे। that means we can progress rapidly, or rather if not rapidly at least eventually towards a better life in the future। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये जो सब्जेक्ट है वो पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज बोल लीजिए, एनवायरमेंटल साइंस बोल लीजिए, ये हम लोग के लिए एब्रीविएशन होता है ENVS, बचपन से ही आता है और ये बहुत ही कुछ नया एक सब्जेक्ट नहीं है, ये काफी समय से चलता आ रहा है, स्कूल के टाइम से हम पढ़ते आते हैं। अच्छा, मैंने एनवायरमेंटल स्टडीज आज इसलिए लिया है क्योंकि बीकॉम के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी एनवायरमेंटल स्टडीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? So guys, don't only treat it as a passing subject, but try to just go just a little bit deeper, so that in turn you can have a better life। Because अगर आप environment को बढ़िया से समझ पाएंगे, किस तरह से क्या impacts आ रहे हैं, क्या हो रहा है, तब आप like तब आप अच्छे से उस चीज के ऊपर काम कर पाएंगे और एज आई सेड बेटर ह्यूमन बींग्स बन पाएंगे, बेटर तरीके से अपनी लाइफ को जी पाएंगे। क्योंकि अगर आपका जो अपना जो एनवायरनमेंट रहेगा, राइट, अपनी जो अर्थ है, जैसे कि अभी रिसेंटली जो है हीट वेव्स इतनी ज्यादा थी, राइट, तो ये सब क्या है, ये सब एनवायरनमेंट के ऊपर जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आ रहा है, उससे हमें भी एज ह्यूमंस इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे ऊपर भी, और हमें फर्क पड़ रहा है, राइट? तो इसीलिए ही एनवायरमेंटल स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें समझकर कंसेप्ट्स क्लियर कर कर आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ पासिंग ही हमारा क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि एग्जाम पास करना है, बट टू बी बेटर, टू डू बेटर, वी शुड नो एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। ये मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो आज एनवायरमेंटल स्टडीज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप का कर लेंगे हम। ठीक है, और एक बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने कोशिश की है नोट्स बनाने की और अच्छी तरीके से उसे प्रेजेंट करने की और अच्छी तरीके से समझाने की भी अब मैं कोशिश करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। शुरुआत करने से पहले मैं वापस एक बार बोल देता हूँ,
प्लीज डू लाइक, ओके, एंड शेयर करिए उन बच्चों के साथ जिन्हें सबसे ज्यादा इन वीडियोस की, इन टॉपिक्स की जरूरत लगती है। ठीक है, अगर आपके छोटे भाई या बहन है या फिर कोई भी ऐसा है जिसे आप जिसको आपको लगता है कि जिसको इससे हेल्प मिल सकती है, तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन। जितनी ज्यादा इसकी रीच होगी उतना ही ज्यादा ये हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज उतने ही ज्यादा लोग एक वीडियो से हेल्प ले पाएंगे, और उसी से मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे और भी ज्यादा अच्छे वीडियोस बना सकूं और ज्यादा अच्छे बेटर क्रिएशंस मैं प्रोड्यूस कर सकूं। इसके अलावा आप सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे चैनल को, ताकि नई वीडियोस आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी फिलहाल मैं बहुत ज्यादा रैपिडली वीडियोस नहीं डाल पाया हूँ, बट मेरी कोशिश ये है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने जो नोट्स वगैरह हैं उन्हें बना करके एक अच्छे कंसाइज वे में बना करके प्रेजेंटेबल तरीके से प्रिपेयर करके मैं जल्दी से जल्दी जितनी ज्यादा वीडियोस ला सकूंगा मैं जरूर कोशिश करूंगा लाने की। तो जरूर आप सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लग रही है वीडियोस, और सजेशंस भी अपने अपने फीडबैक मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में। सबसे पहले एनवायरमेंटल स्टडीज एक्चुअली में क्या है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड है। मैं मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एनवायरमेंटल स्टडीज में बहुत सारी चीजें एक साथ एसिमुलेटेड है। ठीक है, इट्स लाइक अ कोएगुलेटेड फील्ड ऑफ स्टडी। क्यों? क्योंकि लाइक इसमें साइंस आ जाता है, इसमें लाइक साइंस में क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह। लाइक अगर आप एनवायरनमेंट में जो है लाइक अभी जो टेक्नोलॉजी वगैरह यूज कर रहे हैं वो सब कुछ आ जाता है। you're using computers, that also is a part of environment, because then when the computers get older you dispose them of, that's regarded as e-waste। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इसके अलावा जो हिस्ट्री वगैरह की बातें करते हैं तो हिस्ट्री से भी आता है। क्यों हिस्ट्री? लाइक वी वुड स्टडी द एवोल्यूशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट, की पुराने टाइम्स में कैसा था, अभी क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सभी चीजें एक साथ मिलकर हमारे एनवायरनमेंट को बना रही है और एनवायरनमेंट स्टडीज को भी बना रही है। इसीलिए ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड है। एंड ऑब्वियसली एकेडमिक फील्ड इसलिए बिकॉज इट्स बीइंग टॉट इन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। ठीक है, इट्स बीइंग टॉट एज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए इसे मल्टी डिसिप्लिनरी कहा गया है, इसे एकेडमिक फील्ड कंसिडर किया ही गया है। ये एक्चुअली में क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के साथ में ह्यूमंस किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से पेश आ रहे हैं, किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं, और क्या क्या ह्यूमंस एनवायरनमेंट के प्रति कर रहे हैं, वो सब चीजें एनवायरनमेंट स्टडीज में हम स्टडी करते हैं। अच्छा, environment as a word, it is derived from the French word environner, which means to surround, to enclose and to encircle। ठीक है, तो यानी कि what is surrounding us, enclosing or encircling us, that is called an environment। and obviously like French word environner से ये word आया environment। and obviously अगर हम देखें तो environment भी बहुत ही ज्यादा इसी बात पे तो टिकी है। लाइक एनवायरनमेंट ऑब्वियसली हमारे सराउंडिंग्स ही तो है अल्टीमेटली, तो इसीलिए ये डिराइवेशन जो है फ्रेंच वर्ड से, और इसका मतलब भी यही होता है। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की, यानी कि एनवायरनमेंट में जो है क्या क्या होता है, किन चीजों से मिलकर एनवायरनमेंट हमारा बनता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल एलिमेंट्स की। फिजिकल एलिमेंट्स यानी कि जैसे कि स्पेस, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, वाटर बॉडीज, सॉइल्स, रॉक्स, मिनरल्स, ये सारी जो चीजें रहती हैं फिजिकली, जिन्हें हम फील कर सकते हैं टेंजिबली। ठीक है, टेंजिबल जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम फिजिकल एलिमेंट्स कहते हैं। नॉन लिविंग फैक्टर्स, टेंजिबल फैक्टर्स। ठीक है, दोज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, दोज आर अ पार्ट ऑफ द फिजिकल एलिमेंट्स। बायोलॉजिकल एलिमेंट्स में आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सारे जो लिविंग क्रीचर्स हैं वो आ जाते हैं हमारे बायोलॉजिकल एलिमेंट्स में। फाइनली कल्चरल एलिमेंट्स, यानी कि जो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस क्रिएट होती हैं इन सभी के इंटरेक्शंस वगैरह से। लाइक क्या होता है कि ह्यूमंस, जनरली ह्यूमंस के लिए ही इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल कंडीशंस क्रिएट होती हैं, उनके द्वारा क्रिएट होती हैं। बट क्या है, इससे और भी लाइक प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह, इनको भी तो असर होता ही है ना। लाइक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में लाइक production of more wheat, that would
entail a better economy, right? But that would also entail more production of wheat, यानी कि wheat as a plant that would be produced more. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारी ही चीजें एक दूसरे से इतनी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई हैं, और इसीलिए ही एनवायरनमेंट जो है, एक चीज को भी अगर इफेक्ट पड़ जाता है ना, तो उससे पूरा एनवायरनमेंट में इफेक्ट आता है. इसीलिए जब हम जो फूड चेन वगैरह की बात करते हैं, सप्लाई चेन वगैरह की बात करते हैं, राइट, उसमें अगर एक एक आइटम में भी अगर कुछ फर्क आता है तो पूरा चेन में डिस्ट्रप्शन आ जाता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट की, कि एनवायरनमेंट कितने प्रकार का हो सकता है. तो एनवायरनमेंट जो है एक कॉम्बिनेशन है फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स का, जो हमने ऑलरेडी ऊपर भी पढ़ लिया कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में. उसमें फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं. इसमें कंटेन्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. सही बात है, फिजिकल में ज्यादातर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ गए, बायोलॉजिकल में सारे लिविंग आ गए, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स वगैरह वगैरह. अब जो टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट होते हैं वो जनरली ये 4 प्रकार के होते हैं. एक है फिजिकल या फिर एबायोटिक एनवायरनमेंट, जिसे हम कहते हैं. दूसरा होता है लिविंग या बायोटिक एनवायरनमेंट. तीसरा हो गया सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट. चौथा हो गया साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट. ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल या बायोटिक एनवायरनमेंट किसके कहते हैं. तो ये जो है 3 पार्ट्स में है. सॉलिड, जिसे कि लिथोस्फीयर बोलते हैं, लिक्विड हाइड्रोस्फीयर, और गैस यानी कि एटमॉस्फेयर. ठीक है ना. तो इन जनरल पार्लेंस जो है फिजिकल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑफ दीज 3 यूनिट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये तीनों मिलकर बनाते हैं हमारा फिजिकल या एबायोटिक एनवायरनमेंट. अच्छा, दिस इज कंस्टिट्यूटेड बाय स्मॉलर यूनिट्स लाइक कोस्टल एनवायरनमेंट, प्लेट्यू एनवायरनमेंट, मैरीटाइम एनवायरनमेंट, माउंटेनस एनवायरनमेंट. तो अलग अलग तरह के जो है स्मॉलर यूनिट्स में हम उसे डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, बट इन एसेंस जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं है. हमारा फिजिकल एबायोटिक एनवायरनमेंट के बारे में बात हो रही है. लिथोस्फीयर इज कंप्राइज्ड ऑफ सॉलिड, ठीक है, द अर्थ. लिक्विड इज कंप्राइजेस द हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जो लिक्विड एलिमेंट है, वाटर लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, ओशन, राइट. और गैस हो गया मतलब एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में जितने सारे, मतलब इन जनरल एयर, जो अलग अलग गैसेस है, एयर जो है, एयर का कंस्टिट्यूएंट. ठीक है, तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना. फिजिकल एबायोटिक एनवायरनमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये एनवायरमेंटल स्टडीज है. लिविंग एबायोटिक एनवायरनमेंट में क्या आता है, फ्लोरा एंड फौना, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, तरह तरह के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है उन्हें हम लिविंग एबायोटिक एनवायरनमेंट कहते हैं. सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, ये क्या होता है, इसमें हो जाता है वैरिड एस्पेक्ट्स ऑफ सोशियो कल्चरल इंटरैक्शंस, बिलीफ्स, एटीट्यूड्स, स्टीरियोटाइप्स एटसेट्रा. यानी कि हमारा रहन सहन, हमारा बात करने का रवैया, हमारा जो है कल्चरल बिलीफ वगैरह जो भी है, ये सब चीजें मिलकर हमारा सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट बनाती है. साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, परसेप्शंस एंड एक्सपीरियंसेस, यानी कि एनवायरनमेंट में भी एक्साइटिंग और डल, यूज मोस्ट ऑफन इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स. इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह है कि साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, यानी कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, हमारे एहसासों को हम साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहते हैं. कुछ चीजें हमें एक्साइटिंग लग सकती हैं, कुछ हमें डल लग सकती है. किसी और को हो सकता है हमें जो डल लगे वो एक्साइटिंग लगे, हो सकता है किसी और को जो डल लग रहा है वो हमें एक्साइटिंग लग जाए. तो दैट इज depending on a dependent on a case to case basis on different natures of humans, right. तो यही साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल फील डिफरेंट फीलिंग्स, even in the same, even with regard to the same thing. तो किसी चीज को देखकर किसी को बहुत गुस्सा आता है, किसी को बहुत प्यार आता है. That's what psychological environment is all about, यानी कि साइकोलॉजी. ठीक है, उसी से साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट आया है. अच्छा, ज्यादातर ये यूज होता है कहाँ, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में, यानी कि कंपनीज वगैरह में जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करते हैं ना, तब ये साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट हमारे बड़े काम आता है. बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है. चलिए, एनवायरमेंटल स्टडीज का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप. ओके, तो मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा भी है कि दिस इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, क्योंकि ज्यादातर हम देखेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज का बेसिस ही ये है कि आदमी अपने एनवायरमेंट के साथ में क्या नाता रखता है, उसका किस तरह से इस्तेमाल करता है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, एनवायरमेंट को किस लिए प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन की जरूरत है.
ह्यूमंस क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं एनवायरमेंट के प्रति, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें ही कंसिडर की जाती है एनवायरमेंटल स्टडीज में। और एनवायरमेंटल स्टडीज में इसीलिए हम ज्यादातर सबसे ज्यादा जो बेसिस है बात करने का वो होता है मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप का। ठीक है, अच्छा द रिलेशनशिप इज एज ओल्ड एज एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, तो मैनकाइंड जब से है तभी से मोटा मोटी ये रिलेशन चलती आ रही है एनवायरमेंट के साथ में, और ये एवोल्यूशन भी होता जा रहा है, तो रिलेशनशिप भी इवॉल्व हो रहा है। पहले क्या होता था कि मैन का जो इंसान, यहाँ पे मैन और मैन मतलब मैन वुमन दोनों, ह्यूमन होता है मैन का मतलब यहाँ पर, तो ह्यूमन का जो एनवायरमेंट है, ठीक है, पहले क्या होता था, नेचुरल फ्लोरा फोना, नेचुरल टेरेन वगैरह जो होती थी वो होता था, उसके वांट्स उसके रिक्वायरमेंट्स लिमिटेड थे और वो टोटली नेचर पे डिपेंडेंट था। फिर क्या हुआ कि सोशल एक्टिविटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती गई, नई नई टेक्नोलॉजीज डिस्कवर होने लगी। अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजीज में जो एडवांसमेंट है ना, इसने क्या किया ना, इसने ह्यूमंस को अलाउ किया कि वो अपने एनवायरमेंट को एक्सपैंड करे। कैसे? थ्रू डिजाइन एंड स्किल। ठीक है, अपने डिजाइन के अनुसार अपने स्किल्स को यूज करके वो अपने एनवायरमेंट को अपने मुताबिक ढाल सकता था। ठीक है, ये हुआ बाद में। ये क्यों किया गया? दिस वाज डन फॉर एक्सेस टू बेटर फूड, शेल्टर, कंफर्ट। ठीक है, अच्छे खाने के लिए, रहने की अच्छी जगह के लिए, कंफर्टेबल लाइफ के लिए ये सब किया गया था। अच्छा, अब मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप में इतनी सारी बातें होने के बाद ये बात समझना जरूरी है कि मैन बोथ इन्फ्लुएंसेस एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंट। यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एनवायरमेंट को इन्फ्लुएंस भी करता है और साथ ही साथ एनवायरमेंट से भी वो इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि दोनों को ही एक दूसरे के चेंजेस वगैरह से इफेक्ट पड़ता है। अप्रोचेस टू मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, 3 अप्रोचेस है, एक्रोनिम ले लीजिए, डीपीई, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और इकोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, डीपीई ये हम ले सकते हैं एक्रोनिम, याद करने के लिए आसानी रहेगी। 3 अप्रोचेस। पहली अप्रोच है डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म फ्रेडरिच रेटजल ने डेवलप किया था, ये वो एक जर्मन ज्योग्राफर थे, एंड इस कंसेप्ट को फर्दर एक्सपैंड किया एल्सवर्थ हंटिंगटन ने। ये जो है इस कंसेप्ट पे बेस्ड है ये थ्योरी कि नेचर कंट्रोल्स मैन। ठीक है, और अर्थ मेड मैन, यानी कि आदमी को नेचर कंट्रोल करता है, आदमी को पृथ्वी नेचर ने बनाया है। ये मैंने इसीलिए अंडरलाइन किया हुआ है, मैन इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर। ये इस थ्योरी का एक बेसिक पार्ट बेसिक प्रेमाइज है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई, मैन इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है मैन को नेचर के किसी भी चीज से। ठीक है, मैन इज सबऑर्डिनेट टू नेचुरल एनवायरनमेंट बिकॉज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ not only depend on but are dominantly controlled by physical environment। ठीक है, अब क्या होता है कि मैन जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में सिर्फ सबऑर्डिनेट टू मतलब क्या होता है, उस पर खाली डिपेंडेंट नहीं है, उससे इंफीरियर नहीं है खाली, क्योंकि उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, उनकी उसकी जो लाइफ के जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो सिर्फ डिपेंड नहीं करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में, बट वो डोमिनेंटली कंट्रोल किए जाते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट द्वारा। जैसे कि उसका रहन सहन कैसा होगा, उसका खाना कैसा होगा, राइट, वो कहाँ, वो किस तरह से अपना जीवन यापन करेगा, दैट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट। ये कहता है डिटर्मिनिज्म थ्योरी। अच्छा, चार्ल्स डार्विन जो है वर्ल्ड फेमस बायोलॉजिस्ट, 1859 में उन्होंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन मैन एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसी थ्योरी से रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? बिकॉज उन्होंने ये दर्शाया था अपनी थ्योरी के द्वारा कि एनवायरनमेंट किस तरह से मैन को इन्फ्लुएंस करता है, और सिर्फ मैन को ही, उन्होंने ये भी बताया था अपनी थ्योरी में कि अदर ऑर्गेनिजम्स को भी किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है एनवायरनमेंट। दूसरी थ्योरी, जो दूसरी अप्रोच है मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप की, वो है पॉसिबिलिज्म। ये पॉसिबिलिज्म कंसेप्ट जो है वो लुशियन फेवरे ने कंसेप्ट जो है ये डिजाइन किया था। वो एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे, ठीक है, लुशियन फेवरे। फिजिकल एनवायरनमेंट इज पैसिव। ठीक है, ये उनका ये मानना था, फिजिकल एनवायरनमेंट पैसिव है, मैन इज द एक्टिव एजेंट एंड ही इज एट लिबर्टी टू चूज बिटवीन वाइड रेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट पॉसिबिलिटीज। यानी कि मैन जो है वो अपना एनवायरनमेंट अपने हिसाब से चूज सकता है, वो एनवायरनमेंट पे ऑल द टाइम डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, मैन ऑपरेट्स विद इन द नेचुरल फ्रेमवर्क विद हिज इनिशिएटिव एंड मोबिलिटी। वो जो काम कर रहा है वो ठीक है नेचर के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग कर रहा है, बट वो अपनी इनिशिएटिव और अपनी मोबिलिटी यूज करके कर रहा है। ठीक है, बट ये जरूर माना गया है कि मैन जो है नेचर को पूरी तरह से काबू में नहीं कर सकता है,
पूरी तरह से उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। थर्ड अप्रोच जो है, कह सकते हैं कि एक तरह से ट्रेड ऑफ अप्रोच है, इकोलॉजिकल अप्रोच जिसका नाम है। अब इकोलॉजिकल अप्रोच जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट ऑन द वन हैंड एंड द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स इन गिवन इकोसिस्टम ऑन द अदर। यानी कि ऑर्गेनिजम्स और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, साथ ही साथ दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, उसी की स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये अप्रोच क्या बोलता है कि मैन जो है नेचर का एक बहुत अहम हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है। मैन जो है वो मोस्ट स्किल्ड इंटेलिजेंट है, ठीक है, मोस्ट स्किल्ड मोस्ट इंटेलिजेंट, सो ही इज द यूनिक रोल टू मेंटेन अ नेचुरली हेल्दी एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट। क्योंकि मैन के पास स्किल्स हैं, क्योंकि मैन के पास ब्रेन है, राइट, सो ही हैज द अल्टीमेट ओनर्स टू मेंटेन अ नेचुरली हेल्दी एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो जिस बात पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है वो ये है कि किस तरह से वाइड यूसेज हो सके लेकिन रिस्ट्रेंड यूसेज हो सके नेचुरल रिसोर्सेज की। रिस्ट्रेंट है ताकि कंजर्वेशन हो सके, राइट। एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, किस तरह से एनवायरमेंटल मैनेजमेंट किया जा सकेगा। पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज फॉर रिप्लेनिशिंग ऑलरेडी डिप्लीटेड रिसोर्सेज। कई रिसोर्सेज ऐसे हैं जो ऑलरेडी डिप्लीट हो रखे हैं और अभी भी डिप्लीट हुए जा रहे हैं, लाइक कोल, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो उनको कंजर्व करने की, उनको रेप्लेनिश करने की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज अंडरटेक होनी चाहिए, वो सब इसमें आ जाता है। एंड रिस्टोरेशन ऑफ नेचर्स हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी, कि किस तरह से नेचर की जो हेल्थ है, जो प्रोडक्टिविटी है, उसे रिस्टोर करवाया जा सके। ओके, और आज का फाइनल टॉपिक हमारे लिए है नीड फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज। क्यों जरूरत है एनवायरमेंटल स्टडीज की? तो मैन नीड्स टू नो नेचर्स इंपॉर्टेंस एंड कीप इट हेल्दी एंड प्रोडक्टिव। ठीक है, बिफोर द ऑनसेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, urbanization, population explosion, nature was expectedly healthy and resilient and was still able to replenish its limited natural resources. तो पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह नहीं थी ना, जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बेहतरीन नहीं थी, तब नेचर जो है हेल्दी थी, ओके, रेजिलिएंट थी, वो अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज उससे रिप्लेनिश करने में समर्थ थी। बट आफ्टर मॉडर्न सिविलाइजेशन, overall health and efficiency of nature started deteriorating. Now nature has virtually lost the ability to replenish natural resources. इसीलिए हम कहते भी हैं फॉसिल फ्यूल्स को जैसे कम यूज करो आप, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करो। क्यों? क्योंकि अब देख रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को हमने इतना यूज, इतना एक्सप्लॉइटेशन कर दिया है कि अब वो रिप्लेनिशमेंट नहीं हो पा रहा है, और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि नेचर में वो एबिलिटी बची है कि वो रिप्लेनिश कर पाए। Hence the need to focus on environmental management, environment protection laws. Also to ensure future sustainability, the present natural resources need to be used carefully. जैसा मैं कह रहा था, जैसे एड्स पे अगर एड्स भी आते हैं ना, जो पेट्रोल बचाओ वगैरह के जो एड्स आते हैं, तो कैसे लाइक ट्रैफिक पे जो कार खड़ी है तो बच्चा बोल रहा है अपने पाप से कि हमें तो साइकिल चलानी पड़ेगी बिकॉज आप लोग जिस रैपिड पेस के साथ तेल यूज कर रहे हो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। So that is a message which the government is also trying to portray, like the companies, the public sector companies, oil companies also trying to portray कि आपको ईंधन बचाना पड़ेगा, right? आपको क्यों बचाना पड़ेगा? क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्स है, वो इजीली रिप्लेस नहीं हो सकती है। बायोडाइवर्सिटी हैज टू बी कंजर्व्ड। बायोडाइवर्सिटी मतलब सर, बायोडाइवर्सिटी में आ जाते हैं वही फ्लोरा फौना वगैरह जो भी है, मतलब तरह तरह के जो लिविंग क्रीचर्स हमारे बीच हैं और जिस एनवायरनमेंट में तरह तरह के इकोसिस्टम्स में रहते हैं उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी इकोलॉजिकल बैलेंस नीड्स टू बी मेंटेन्ड। एनवायरमेंटल स्टडीज हेल्प्स अंडरस्टैंड एनवायरनमेंट्स इंपॉर्टेंस एंड हाउ टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज एफिशिएंटली। इसीलिए हम एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अंडर नेचुरल कंडीशंस, कि नेचुरल कंडीशंस के अंदर में ऑर्गेनिजम्स किस तरह से बिहेव करते हैं। एंड ऑल्सो इन एनवायरमेंटल स्टडीज हम क्या पढ़ते हैं? इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो मैन, हाउ इज मैन बिहेविंग विद अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और अदर ऑर्गेनिजम्स कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, वो सब हम एनवायरमेंटल स्टडीज में पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आगे की वीडियोस में कोई नया टॉपिक लाऊंगा या फिर इसी टॉपिक को हो सकता है कंटिन्यू भी कर सकते हैं अपने। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप मुझे बता दीजिए, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। और हाँ, वीडियोस को गाइज आप पूरा देखा करिए, क्योंकि आप अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आप अगले वीडियो को लिंक नहीं कर पाएंगे कंसेप्ट को। तो इसीलिए अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो कोशिश करिए कि पूरी तरह से वीडियो को देखें। और अगर आप लाइक जस्ट ग्लैंस कर पाते हैं, राइट,
तो आप कोशिश करिए कि पॉज करने के बाद रिज्यूम करके, आप हो सकता है पॉज कर दिया हो वीडियो आपने, हाँ कुछ काम की वजह से, तो आप रिज्यूम करके बाद में उसे देख लें, उसको कंप्लीट कर लें। उससे क्या होगा, आपको वो कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आप बीच में वीडियो छोड़ देंगे तो आपको पूरी तरह से टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग, एंड hope you like my content. I'll keep trying to produce more such content in the future. Thank you guys. Thank you so much. Bye bye.